अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आकर्षक मसालों के व्यापार की खोज में पहली बार यूरोपियन व्यापारी भारत के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में वास्को ड गामा के नेतृत्व में भारत आए। एक शताब्दी के बाद डचों और अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीपों पर अपनी चौकियों को स्थापित किया। 1613 में पहली अंग्रेजी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों को सैन्य रूप से हराया, लेकिन फ्रांसीसी के साथ उनका संघर्ष जारी रहा, जो खुद भी उपमहाद्वीपों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, तब अंग्रेजों ने अपने पैर भारतीय राजनीति में जमाना चालू कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने खुद को भारतीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल और बिहार और ओडिशा के मिर्जापुर क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए। टीपू सुल्तान के हार के बाद ज़्यादातर दक्षिण भारत या तो कंपनी के शासन के तहत आया या उन्होंने सहायक बनकर वहां राज किया। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को युद्धों की श्रृंखला में हराकर मराठा साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। 8वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर शिक्षा और संस्कृति के पश्चिमी मानकों को लागू करने की पूर्ण कोशिश की और उसे ही श्रेष्ठ बताया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक राज्य उनके अधीन हुआ। मैसूर ने कड़ी चुनौती दी अंग्रेजों को। 1804 को जय राजगुरु, जो प्रमुख थे कलिंग सेना के, उन्होंने सब राजाओं को साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की अपील की, पर ऐसा न हो पाया और 6 दिसंबर 1804 को उनकी हत्या कर दी गई। राजगुरु की मृत्यु के बाद बख्शी जगबंधु ने कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह पहला विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। 1857 को कंपनी की सेना और कंपनी के बीच तनाव बढ़ने लगा। कंपनी सेना को धार्मिक और शारीरिक चोट पहुंचा रही थी। कंपनी सिपाही को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही थी। कंपनी ने ऐसी राइफल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसके कार्ट्रिज को अपने दांतों से काटकर भरना पड़ता था, और ये कार्ट्रिज में गाय और सूअर का मांस था। गाय और सूअर का मांस हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में हराम था। 29 मार्च को मंगल पांडे ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दी गई। इसी दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए, पर सबको एक के बाद एक दबा दिया गया। इस दौरान अंतिम बड़ी लड़ाई लड़ी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ सन 1858 में, जहां रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ इस आंधी को रोका गया। इस विद्रोह के बाद कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ले लिया गया। विद्रोह के बाद के दशकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर भारतीय नेतृत्व का उदय हुआ। A.O. हुम, जो एक रिटायर्ड स्कॉटिश सिविल सर्वेंट थे, उनके सुझाव से प्रेरित होकर 72 भारतीय प्रतिनिधियों ने 1885 में बॉम्बे में मुलाकात की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये सदस्य काफ़ी शिक्षित थे। इनमें से कोई टीचर, कोई कानून, कोई पत्रकारिता का जानकार था, और यहाँ से शुरुआत हुई अखंड भारत की। बाल गंगाधर तिलक भारत के पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की कल्पना की। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस विचार ने भारतीय लोगों को खूब प्रोत्साहित किया। सन 1905 को अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवादी की एकता को तोड़ने के लिए और उनके बीच फूट डालने के मकसद से बंगाल राज्य को अलग कर दिया भारत से। इस बंटवारे ने बंगाल के लोगों में रोष और क्रोध बढ़ा दिया। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, कन्हैयालाल दत्ता, इनका नाम बंगाल के घरों में आम हो गया। अंग्रेजों ने हर तरह से आवाज़ों को दबाने की कोशिश की। इन्हें भी फांसी में चढ़ा दिया गया। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। इससे बंगाल के रस बिहारी बोस और सचिन सान्याल, उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की। 23 दिसंबर 1912 को घर में बनाए बम से लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया गया। इससे वो और उनकी पत्नी बच गई, पर मौत की जान चली गई। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल और पंजाब में बाकी सेनानियों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। इसे हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई डेक्का में। 1915 में भारतीयों ने अपना सहयोग दिया अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में। फरवरी 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को लागू किया। इस एक्ट के हिसाब से लोगों को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और उनके केस की सुनवाई भी नहीं होगी। इस एक्ट को लागू करने के बाद बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। हर एक आवाज़ को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई। इस एक्ट ने पुलिस को ताकत दे दी कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना वजह। इस एक्ट से लड़ने के लिए गांधी जी पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में सामने आए। इस तरह गांधी युग की शुरुआत हुई भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में।
रोलक एक्ट के तहत एक जगह 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए बैसाखी के पर्व में। वहां ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डायर पहुंच गए और उन्होंने एकमात्र बाहर जाने वाले रास्ते को घेर लिया और सेना से भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस हत्याकांड में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हत्याकांड ने सभी भारतीयों का दिल दहला दिया। लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इसमें उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाओ और डोमिनियन स्टेटस की मांग की। लोगों ने आंदोलन को बहुत सहयोग दिया, जिससे अंग्रेजों के पांव कपकपाने लगे। फिर हुआ चौरी चौरा कांड, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया गुस्साए भीड़ के द्वारा। इस कांड की वजह से गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़ते चले गए। गांधी जी को 1922 में 6 साल की जेल हुई, पर उन्हें 2 साल के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान नए युवा कांग्रेस से जुड़े, जैसे कि सी राजागोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। महिलाएं भी जुड़े इस आज़ादी की लड़ाई में, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली। सन 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने भारतीयों के पैसे ले जा रही ट्रेन को काकोरी के पास लूटा। अंग्रेज ये पैसा अपने सरकारी खजाने में ले जा रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने सिर्फ उसी कोच को लूटा जिसमें अंग्रेज ये पैसा ले जा रहे थे। बाकी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। इसी के बाद ब्रितानी सरकार ने 40 लोगों को पूरे भारत से पकड़कर जेल में डाला। ब्रितानी सरकार ने 1928 में भारतीय संविधान सुलझाव के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में दल भारत भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिन्हें सब लोग बहुत मानते थे। इस विरोध में लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को स्थापित किया। इसमें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु शामिल हुए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी में चढ़ा दिया गया। दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज की संकल्प को पूरा करने का फैसला किया और पूरे भारत में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में तिरंगा लहराया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी यात्रा से, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। इस आंदोलन ने लोगों को जोड़ दिया आज़ादी की लड़ाई में। इस आंदोलन में लोगों से अपील की गई कि वो सरकारी नौकरी छोड़ दें। किसानों से कहा गया कि वो लगान न दें और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। जेल से ही गांधी जी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में अनशन प्रारंभ किया। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। मई 1933 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और फिर शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन छुआछूत के खिलाफ। सन 1935 को ब्रिटेन सरकार ने पास किया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, जिससे अब भारतीय भी अपने लिए नेतृत्व चुन सकते हैं। इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों के इलेक्शन में जीत हासिल की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लॉर्ड लिनलिथगॉ ने बिना भारतीय लीडर को पूछे वॉर के सहयोग के रूप में प्रस्तुत किया भारत को, जिसका विरोध उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया और सारे कांग्रेस नेता अपने पद से इस्तीफा दे दिए। 1939 में बोस ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में उन्हें उनके घर में नज़रबंद करने की कोशिश की गई, पर वो वहां से भाग निकले और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जर्मनी में हिटलर से मिले और अंग्रेज़ों के खिलाफ सहायता की मांग की, पर हिटलर ने मना कर दिया। वहां से वो जापान चले गए और वहां आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज ब्रिटेनी सरकार के खौफ का कारण बना, पर विश्व युद्ध में जापान के परास्त होने के बाद आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर हो गई। सन 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 9 अगस्त को उन्हें आगा खान पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया और सारे बड़े कांग्रेसी लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया। इस आंदोलन ने लोगों को ये बता दिया था कि अब अंग्रेज ज़्यादा दिन राज नहीं कर सकते भारत में।
लोगों में आज़ादी के लिए कर गुजरने की आग दहकने लगी। अब हड़ताल, दंगे, आंदोलन और सभाएं नियमित हो गए थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल गए। अब आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं थी। स्वतंत्र भारत की उम्मीद ने सबको लड़ने की ताकत दी। 1946 में मोहम्मद जिन्ना ने एक अलग देश की मांग की, जो सिर्फ मुस्लिम के लिए हो और उसमें कमान भी मुस्लिमों के हाथ में हो। पर कांग्रेसी नेताओं ने इस सुझाव को नहीं माना और नकार दिया। फिर शुरू हुआ हिंदू और मुस्लिमों में दंगों और विरोध का सफ़र। अंग्रेजों की फूट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। भारत में रोज़ दंगे होने लगे, लोग मरने लगे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारत के 2 भाग किए, एक भारत और एक पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई और 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ। लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग इस पावन मौके को दिवाली की तरह मना रहे थे। दूसरी ओर विभाजन का दर्द लोगों के दिलों में था। बहुत लोगों की मृत्यु हुई इस विभाजन में। लोगों के घर उजड़ गए। आज़ादी के 73 साल बाद भी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के रिश्तों के बीच आज भी दरार मौजूद है। अंग्रेज लड़ा कर चले गए और हम एक दूसरे से आज तक लड़ रहे हैं। ऐसी नफरत और आज़ादी की कल्पना नहीं की होगी हमारे स्वतंत्रता के वीरों ने। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे और गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। तभी सही मायनों में वो भी आज़ाद होंगे। नमन है स्वतंत्रता के वीरों की, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया भारत माँ के चरणों में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।